ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। आवाज आ रहा है सही बच्चे को? यस सर। ओके, हाँ कृष्णा आप बताइए तो प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था, कहां तक हम लोग डिस्कशन किए थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग फिनेंशियल डिसीजन, क्या उसको जो थ्योरी बताए थे प्रीवियस क्लास में, क्या उसको फिनेंशियल डिसीजन का मतलब मीनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में? क्या बच्चे आप लोग बताओ, जो बच्चे ऑनलाइन में है बच्चे बताइए आप लोग। विवाह यस सर, क्लियर है। ओके, देखो तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, हेडिंग लिख दिए, ये देखिए क्या कर रहा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फिनेंशियल डिसीजन ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, नहीं है ना? ये हम लोग का हेडिंग है। टुडे वी विल डिस्कस फैक्टर्स फैक्टर मत लिखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस, मतलब ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है जो कि फाइनेंसिंग डिसीजन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चे इसमें। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखिए कॉस्ट। हो सकता है दो चार पॉइंट को हम एक्सप्लेन भी आपको कर दें, ऐसे ऑर्डर समझाते फिर नोट करवा देंगे, ठीक है? देखो अब जैसे मान लो कि यहाँ तीन बच्चे, तीन माने 3 पर्सन है, ठीक है? और तीनों का काम है पैसा लगाना। क्या काम है? मैंने इन्वेस्ट करना। मतलब हम तो एज ए कंपनी, हम क्या हो गए यहाँ पर, कंपनी हो गए, और मुझे पैसे की सख्त आवश्यकता है, जरूरत है। क्यों? क्योंकि मुझे भी तो इन्वेस्ट करना है ना, ठीक है? तो जब तक बच्चे पैसा आएगा नहीं तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? सही बच्चे आवाज को म्यूट कर लें, ठीक है? तो अब क्या करना है उसमें कि हम देखेंगे ना कि यहाँ भास्कर है, यहाँ कृष्णा है, यहाँ सत्यम है, तो मुझे जो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा दे, सिंपल, तो हम तो पैसा उसी से लेंगे, हाँ या ना? तो कॉस्ट का मतलब यही करता है कि लागत, लागत मतलब जिसमें कम से कम अमाउंट मुझे क्या करना पड़े, एज ए इंटरेस्ट, कि आपको याद होगा, या डिविडेंड भी हम लोग कहते हैं, ठीक है? तो खैर वो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बोरोड फंड की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोरोड फंड समझाए थे ना, कर्ज, ठीक है? तो कर्ज हम उसी व्यक्ति से लेंगे, उसी पार्टी से लेंगे, उसी इंस्टीट्यूशन से लेंगे, या उसी ऑर्गेनाइजेशन से लेंगे जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम। सिंपल पॉइंट यही करता है। ओके, अब लिखिए द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, उसी में ना कॉस्ट को डैश देके लिखिएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहां पर क्या हो गया, कॉस्ट। सबसे फर्स्ट फैक्टर जो है, फैक्ट जो करता है उसमें आ गया क्या, कॉस्ट। अब कॉस्ट को ऐसे डैश देकर के लिखेंगे, ठीक है? क्या लिखेंगे? द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, आर डिफरेंट। हाँ, तो यहां पर फाइनेंस जो मैनेजर होते हैं उसका काम क्या है? चीपेस्ट का मतलब समझते हैं, कम से कम,
तो यहां पर अ वाइज फाइनेंस मैनेजर, अ वाइज फाइनेंस मैनेजर ऑप्शन फॉर द OPTS शॉर्ट में इसको लिखते हैं, OPTS शॉर्ट में, फॉर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब मुझे एक बार पढ़ के बताओ। The cost of raising funds from different sources are different. Vice finance manager options for the cheapest source of funds. समझ आया कि जो फाइनेंस मैनेजर है उसका क्या काम है कि भैया जिसकी लागत कम है, यानी जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मुझे लेना है 5 लाख रुपया, तो मेरे लिए मार्केट में एक तरह से मतलब समझ लो अपॉर्चुनिटीज है कि हम इससे भी ले सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं, लेकिन पैसा तो सब कोई 5 लाख रुपया देगा। अभी देखो कोई बैंक में जाते हैं, होम लोन लेते हैं ना, देखते हो होम लोन में सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, कुछ ना कुछ तो फ्लक्चुएट करता है। गोल्ड लोन लेते हैं, देखते हो सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि आप जाओगे मुथूट फाइनेंस से लेने के फाइनेंस करवाओगे गोल्ड लोन, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अलग है। आप IIFL से जाओगे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अलग है। आप बैंक ऑफ इंडिया के पास जाओगे, जो गवर्नमेंट बैंक है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। यही चीज कहना है कि मुझे अगर किसी से पैसा फंड को क्या करना है, रेज करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा, उसी से पैसा क्या करेंगे, तो कॉस्ट इफेक्ट करता है किसको, फाइनेंसिंग डिसीजन में। अच्छा, उसके बाद और है सेकंड पॉइंट में रिस्क का नाम सुने हैं, हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में कि नो रिस्क नो गेन, आप लोग भी प्रोवर्ब सुने होंगे, सुने ना, नो रिस्क नो गेन, मतलब अगर आप रिस्क नहीं उठाओगे तो आप गेन नहीं करोगे। तो दूसरी तरफ आपको ये भी बताता है कि हायर रिस्क हायर रिटर्न, ज्यादा रिस्क लोगे तो आपका क्या होगा, ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर बच्चे, क्योंकि जहां पर नहीं कहते हैं कि अकाउंटिंग में डेबिट है तो क्रेडिट होता है, कहते हैं ना, यस, तो वही चीज यहाँ पर भी फाइनेंस में भी कॉन्सेप्ट आता है कि भैया जहां रिस्क है वहां रिटर्न है, रिस्क नहीं है रिटर्न भी नहीं है, यानी डेबिट है तो क्रेडिट है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या कहता है कि जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शनों को जब बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। ठीक उसी तरह से फाइनेंस में भी जब आप कहीं से पैसा ले रहे हो बच्चे, तो उसमें आपका क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट कर दोगे तो आप राजा बन जाओगे। पैसा तो देश में बहुत सारे पर्सन के पास में है, तो क्या सभी कोई राजा है, कोई 5 लाख रुपया दबा करके ही रखा हुआ है, कोई 5 लाख रुपया को मार्केट में लगाया हुआ है, कोई 5 लाख रुपया को गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई 5 लाख रुपया को लैंड में जमीन में इन्वेस्ट किया हुआ, सबका जो सोच है वो सब अपने अपने लेवल से पैसा क्या किया है, इन्वेस्ट किया हुआ है। जिसको जिसमें बरकत हो, फायदा हो, वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट किया हुआ है। तो फाइनेंस मैनेजर, जो भी कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं, उसको ये देखना पड़ता है कि हम जो ये पैसा ला रहे हैं, मतलब 5 लाख रुपया ले रहे हैं, क्या इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के समय मुझे इस बिजनेस को करने से प्रॉफिट अर्न होगा कि नहीं होगा। ऐसा ना हो कि अब पैसा 5 लाख रुपया को किसी ऐसे सेक्टर में लगा दे जहां से मुझे रिटर्न ही नहीं मिले। हमको तो भैया हमको तो देना ही पड़ेगा। हम जो थर्ड पार्टी से पैसा लिए, किसी से कर्ज लिए हैं, तो हमको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा। उसको मेरे प्रॉफिट से क्या मतलब है, तो डायरेक्ट कहता है कि आप मरो या जियो, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। रिटर्न का मतलब, यहाँ रिस्क का मतलब ये हुआ कि आप एक रिस्क ले रहे हो कि उस पैसे को इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें तो मुझे बेनिफिट होगा कि मुझे बेनिफिट। रिस्क मीन्स क्या, डाउट। रिस्क मीन्स क्या, अगर हमको कंफर्म है
कि हम 5 लाख रुपया भास्कर से ले रहे हैं और इस 5 लाख रुपया को हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भास्कर को अगर मुझे 10% देना है तो वहां से मुझे कितना, मान लो 20% आ रहा है, तभी तो भास्कर से पैसा उठाएंगे। तो ये कंफर्म हो गया। तो जहां कंफर्म है वहां रिस्क नहीं है। बात समझ में आ रहा है? रिस्क वहां है जहां पर कंफर्मेशन। ओके, अब तो कोई शेयर में भी तो लगा देता है, शेयर डूब जाता है तो क्या हुआ? अच्छा, अभी बिटकॉइन वाला भी आपको याद होगा कि अभी बिटकॉइन का करोड़ों रुपया में है, लेकिन एक समय ऐसा था कि 100 रुपया में मिल रहा था। अभी हम लोग का हुआ था ना जीएबी प्रोग्राम, ठीक है ना? क्या समझा रहे थे आप, देखिएगा उसको नेट पर सर्च कीजिएगा। तो जो इंसान उस टाइम नहीं लगाया था, ठीक है, तो वो तो उसको तो रिस्क नहीं उठाया। अगर रिस्क उठाता आज तो करोड़पति अरबोपति हो जाता वो। ओके, लिखिए तो आगे। रिस्क सेकंड पॉइंट मेरा है रिस्क। श्रेया आर्यन, आकृति, ओके, देखिए तो द रिस्क एसोसिएटेड तो सेकंड पॉइंट यहां पर क्या हो गया बच्चे, ऐसे करके लिखना है, ऐसे लिखेंगे यहां पर सेकंड पॉइंट में रिस्क। देखिए, द रिस्क एसोसिएटेड with each of the sources, the risk associated with each of the sources is different. The source which involves the least, LEAST, the source which involves the least risk should be preferred. अब पढ़िए बार, पहले इस सेंटेंस को समझ लो। ये बहुत क्लियर सेंटेंस है कि रिस्क, ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका जो भी सोर्स है, मतलब जहां से आप पैसा ले रहे हो, हम अभी तीनों एग्जांपल दिए थे ना जी, भास्कर भी है, कृष्णा भी है, सत्यम भी है। अब सभी के पास में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, जिसको हम लोग ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना? नहीं, क्योंकि हम पैसा लगाएंगे तो वहां से हम देखेंगे ना कि मुझे कितना आने वाला है, और हम पैसा ले रहे हैं तो देखेंगे ना कि कितना हमको देना पड़ेगा, ब्याज, इंटरेस्ट। तो जितने भी पर्सन है, सबका जिससे हम पैसा लेंगे, सबका क्या है, डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। आगे सेकंड लाइन क्या लिखा हुआ है, the source which involve the least risk should be preferred, मतलब हम उसको प्रेफर करेंगे जिसका कम से कम हो, रिस्क क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, ज्यादा रहेगा उसका रिटर्न नहीं, पैसा तो हमको उतना ही लेना है, 5 ही लाख लेना है। या हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, सबका अलग अलग फैक्टर है। हमको समझना है कि पैसा जनरेट करना, पैसा कहीं से लेना है। अभी सब पैसा दे रहे हैं, हाँ, तो इसमें कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा, कौन कौन सा पॉइंट अफेक्ट करेगा। ओके, देखिए, फ्लोटेशन कॉस्ट थर्ड पॉइंट है आपका बच्चे।
फ्लोटेशन FLOATATION FLOATATION फ्लोटेशन कॉस्ट। ये लागत का ही कॉस्ट का ये टाइप्स है, मतलब वैसा कॉस्ट जिसमें आपको चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है, कभी बढ़ेगा कभी क्या होगा, अप डाउन अप डाउन। प्राइस नहीं देखते मार्केट में, प्राइस शेयर का नहीं देखते हो, ठीक है। लिखो तो इफ द फ्लोटेशन कॉस्ट दैट इज, if the flotation cost that is the expenses incurred, that is the expenses incurred in an issue of debt, issue of debt ओके। वहां तक लिखे, ये मतलब समझ में आया कि अगर कोई मतलब किसी से कर्ज हम लेते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब है क्या, और इस सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। क्या था, हाँ, इशू ऑफ डेट, इशू ऑफ डेट इज हायर, the source of finance is higher, the source of finance, the source of finance becomes less attractive, अपर को एक बार रीड करके देखो। अब मतलब कम से कम, वो ज्यादा अट्रैक्टिव कब होता है, जब एक्सपेंसेस कम होता है, खर्च कम लगता है, और जैसे खर्च ज्यादा लग गया है ना, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है, वो कम अट्रैक्टिव होता है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब यहाँ हुआ कि कोई भी पैसा जब किसी से आप ले रहे हो तो उसको लेने में तरह तरह के एक्सपेंसेस करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, कि चलो भाई सत्यम से मुझे पैसा लेना है, अब बीच में कोई ब्रोकर आ गया, दलाल आ गया कि हाँ आपको हम सत्यम से पैसा दिलवा देंगे, इसके एवज में हम आपसे 10,000 रुपया लेंगे,
ऐसा होता है ना मार्केट में ना, Yes, sir. ठीक है। तो इस तरह के कुछ भी ऐसे खर्च होते हैं जिसको करने से उसमें क्या होता है, कभी कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। तो अगर वो खर्च ज्यादा हो गया तो पैसा लेने में फिर मजा नहीं है, ठीक है, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर ये करा है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब कि उस पैसा को लेने में आपको उस तरह का खर्च क्या किया, करना पड़ा, ठीक है। हाँ, और भी बहुत सारे इसमें रीजन हो सकते हैं बच्चे। एक पॉइंट और, कितना पॉइंट हुआ, चलो एक पॉइंट और लिखो। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी यानी जिस कंपनी का कैश पोजीशन बेस्ट है, बढ़िया है, सिविल स्कोर कहते हैं ना आज की भाषा में, कि जिसका सिविल स्कोर बढ़िया उसको आराम से लोन मिल जाएगा, सब कोई उसको देगा पैसा। लेकिन जिसका सिविल स्कोर डाउन है उसको पैसा देगा जल्दी कोई? तो वही कंपनी के केसेस में होता है कि कंपनी के पास में फंड ज्यादा है, उसका पोजीशन ठीक है, मींस एसेट्स उसका ज्यादा है ना, फंड ज्यादा है, इक्विटी कम है, लायबिलिटी कम है उसका, तो इसका मतलब है उसको आराम से पैसा मिल जाएगा, उसको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो a stronger cash flow position, a stronger, हाँ, may make debt, may make debt financing more viable. ओके, फिर से रिपीट कर देते हैं, कुछ बच्चे का ये क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखे, a stronger cash flow position may make debt financing more viable, viable होता है, viable मतलब क्या, जो अवेलेबल हो, more available लिखो, नहीं more available लिखो, more available than funding, more available than funding through equity. देखो पढ़ो, आप पढ़ के देखो तो समझ में आया। हाँ मतलब इक्विटी में हम क्यों जाएंगे, हम डेब्ट में जाएंगे, क्योंकि देखो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर आप एक कंपनी हो और आपको पैसे कहीं से लेना है तो आपके पास में विकल्प दो ही है, या तो डेब्ट या तो इक्विटी। ये बार बार वर्ड हम बताएंगे, पूरे फाइनेंस में ये चीज हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे कि डेब्ट और इक्विटी, डेब्ट में वो बीच में वो कंपनी जाता है जो न्यू, मतलब न्यू कहते हैं जो ओल्ड होता है। ओल्ड मतलब क्या, यहाँ पर कि उसको देखता है कि प्रीवियस 5 ईयर का मेरा प्रॉफिट जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बेस्ट है, प्रॉफिट हो रहा है मुझे, तो हम अपना ओनरशिप क्यों किसी को ट्रांसफर करें। अगर डेब्ट में जाएंगे तो ओनरशिप अपने पास रखेंगे, अगर हम इक्विटी में जाएंगे तो ओनरशिप मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अपना ओनरशिप हम अपने पास रखेंगे, हम ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब डेब्ट में यहां पर कि मेरा पोजीशन ठीक है, मेरा मतलब जो अभी आपको मैं एग्जांपल देता सिविल स्कोर का, आजकल मार्केट में चल रहा है
ठीक है, तो आपका अगर सिविल स्कोर बढ़िया है, आराम से आसानी से आपको लोन मिल जाएगा, सब कोई कंपनी वाला देना चाहेगा। लेकिन अगर आप डिफॉल्टर हो, किसी कंपनी का आप लोन लिए थे या किसी से आप लोन लिए थे, पैसा पेमेंट टाइम पर नहीं किए, ईएमआई पेमेंट नहीं किए, तो आपका सिविल स्कोर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो क्या कोई कंपनी आपको पैसा देगा, लोन देगा? कोई जैसे बजाज ही हो गया या कोई भी और बहुत सारे हैं मार्केट में। तो वही चीज कहता है स्ट्रॉन्गर, मतलब मजबूत। अगर उसका कैश पोजीशन मजबूत है, उसकी स्थिति ठीक है, मीन्स उसके पास फंड ज्यादा है, तो वो कंपनी देने वाला जो है, कर्ज देने वाला, डेप्ट जो लोन हम लोग को देता है, वो देखता है कि ये कंपनी में हम पैसा, क्योंकि वो भी तो इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो भी क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो तो ऐसे जगह इन्वेस्ट करेगा ना जहां से उसको रिटर्न अच्छा मिले। तो रिटर्न अच्छा मिले मीन्स क्या, कि वो देने में सक्षम हो। ठीक है, तो मोर अवेलेबल मतलब क्या, अधिक से अधिक। हाँ, क्या सत्यम समझ में आया? एनी डाउट? एक पॉइंट यहां पर और है, ये भी लिखिए, अच्छा पॉइंट है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट देखो, एक तो होता है फेवरेबल पोजीशन, चलो भाई फेवरेबल पोजीशन मतलब क्या, हम ठीक है मेरा स्थिति। एक होता है क्या, अनफेवरेबल पोजीशन। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ ये हुआ कि भैया आप मरो या जियो, उसे कोई मतलब नहीं है, आपको वो खर्च करना ही पड़ेगा। देखो, कॉस्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल। फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि कुछ भी एक्टिविटी आप कर लो, ठीक है, आपको वो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। जैसे अगर मान लो एक मार्कर का आप उसको बनाने का कंपनी खोल रहे हो, तो बच्चे इसके लिए तो लैंड लेना पड़ेगा, इसके लिए तो मशीन लेना पड़ेगा, इसके लिए लेबर को लेना पड़ेगा, इसके लिए स्टाफ को सैलरी देना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी अलग हो जाएगा, ये हो गया। तो ये जरूरी है, लेकिन उसका प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वो लगेगा हमको। नहीं नहीं, ये बात है कि आप जितना प्रोडक्शन करोगे उतना ही ना आपको पैसा देना पड़ेगा जी, उतना ही बिजली बिल उठाओगे, जितना बिजली बिल उठाओगे उतना ही तो आपको देना पड़ेगा ना। तो आपके ऊपर में फिक्स्ड कॉस्ट का ज्यादा बर्डन नहीं होगा। लेबर को भी सकता है। हाँ, लेबर नहीं 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 आएगा सर। नहीं लगता लेबर होगा, मान लीजिए आपको लेबर नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो मत बनाओ, सामान बनाओगे तो पैसा फिर क्यों लोगे किसी से? लेबर आएगा काम अरे बच्चे, आप यहाँ पर वो खर्च जो कि फिक्स है, चाह करके भी आप उसमें कम नहीं कर सकते हो, लेकिन जिस खर्च में हम थोड़ा सावधानी बरत लें, तो उस खर्च को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो चेंजेस कर सकते हैं। तो जिस खर्च को चेंज होता है वो होता है वेरिएबल की कैटेगरी में जाता है, और फिक्स का मतलब क्या, वो आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ठीक हो, तो थोड़ा लंबा पॉइंट है ये, लेकिन अच्छा पॉइंट है। if a firm is having a if a firm is having a higher fixed operating burden, like payment of interest burden, BURDEN, like पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अभी थोड़ा देर पहले बताई थी कि बच्चे जो डिवेंचर होल्डर है या किसी बैंक से आप लोन लिए हैं, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फिक्स है ना, वो उसमें आप चाहोगे चाह करके कम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो वही चीज कर रहा है कि जिस कंपनी जिस फर्म के ऊपर में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का बर्डन ज्यादा है, उसको पैसा देने में थोड़ा दिक्कत होता है। पार्टी पैसा कहते हैं तो ऐसे ही डूबा हुआ है, इसको तो ऐसे ही पैसा, इसको इतना खर्च करना पड़ेगा, कि हम मेरा पैसा कहां से दे पाएगा। ठीक है, वही चीज के बारे में बता रहा है। लाइक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लिख लिए, हाँ, लाइक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, प्रीमियम्स, सैलरीज,
प्रीमियम, सैलरीज, रेंट, etc. etc. Then it should avoid financing through debt. Financing through debt. Debt, D-E-B-T, कर्ज. This is because it will further. This is because it will further increase the interest payment burden. Further increase the interest payment burden. And the firm can reach an unfavorable position. Unfavorable, F-A-V-O-U-R-A-B-L-E. अनफेवरेबल पोजीशन, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डूबा हुआ है. ठीक है, तो ये कहां से बड़ा कल चुकाएगा, कहां से बड़ा इंटरेस्ट चुका पाएगा. ठीक है, तो वो अनफेवरेबल पोजीशन की कैसे है. हाउएवर, हाँ, लेकिन if the firm has a lower operating cost, lower मतलब कम operating cost, then the firm can borrow funds. Borrow, B-O-R-R-O-W, borrow fund. आकृति एक बार पढ़ के आप बताओ, रुक जाओ. हाँ, पढ़ो तो सेंटेंस. Fixed operating cost. If a firm is having a higher fixed operating burden like payment of interest, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को वहीं पर है सर, हाँ पढ़िए. स्टार्टिंग से. हाँ, If a firm is having a higher fixed operating burden like payment of interest, premiums, salaries, rent, etc., then it should avoid financing through debt. This is because it will further increase the interest payment burden, and the firm can reach an unfavorable position. However, if the firm has a lower operating cost, then the firm can borrow funds. अब देखो, आप लोग देखो पढ़ के समझ में आया. समझ में आया जी. घुमा फिरा के बात यही कर रहा है कि भैया इसको कर्जा देंगे, ये तो ऑलरेडी डूबा हुआ है, इसका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट तो इतना ज्यादा है कि मेरा इंटरेस्ट कहां से चुका पाएगा, ये तो अनफेवरेबल पोजीशन में है. हाँ, अगर ये फेवरेबल पोजीशन में रहता, ठीक है, पोजीशन में फेवरेबल मतलब क्या, पोजीशन इसका ठीक है, बढ़िया है. ठीक है, तो फिर इसको हम क्या करते, पैसा, ये भी इफेक्ट करता है ऑपरेटिंग, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. हो गया 5 पॉइंट. और पॉइंट इसमें लिखवाएं. फिर शेयर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी है, टैक्स रेट है. एक काम करते हैं, इसको हम सेंड कर देते हैं आप लोग के ग्रुप में. बाकी जो 4-5 को छूट गया उसको घर पर अच्छा से क्या करना है, इसको हाँ लिखना बढ़िया से.
देखिए तो बहुत इजी लैंग्वेज है इसका। लेकिन पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। देखिए तो आकृति सभी बच्चे ग्रुप में चला गया। पूजा सिन्हा, नहीं है? ये तो आ गया। आकृति आ गया क्या?